तो आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, आरबीआई की पॉलिसी से, जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है मार्केट में, उसकी हेल्प से आरबीआई आपकी परचेजिंग पावर यानी कि एबिलिटी टू पे यानी कि आपकी खरीदने की क्षमता को रेगुलेट करता है, जिससे आरबीआई जो है डिमांड को रेगुलेट करता है और उसकी हेल्प से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए आरबीआई का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth। महंगाई को कंट्रोल करना है, प्राइस को मेंटेन रखना है, स्टेबल रखना है, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। और इसके लिए आरबीआई के कुछ टूल्स हैं। कौन से टूल्स इसकी हेल्प से करता है, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल हमने कल भी क्लास में किया था, ये बताया था कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स है उसमें आरबीआई टोटल मनी सप्लाई को देश के अंदर कम ज्यादा करता है, जो सेक्टर से विद इन सेक्टर में चेंज नहीं करता। जनरली क्या करता है, टोटल मनी सप्लाई को, जो टोटल क्वांटिटी है पैसे की देश के अंदर, उसको कम ज्यादा करता है। लेकिन क्वालिटेटिव में जनरली आरबीआई क्या करता है कि मनी सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता, सेक्टर्स के विद इन चेंज करता है, एक सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में पैसा डाल देता है। एग्रीकल्चर से निकाला, अगर जरूरत हमें ट्रांसपोर्ट में तो ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, और इंडस्ट्री से निकाला, जरूरत हमें एग्रीकल्चर है तो इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में डाल दिया। तो जब टोटल मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करता है, टोटल क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो ये क्या एक तरह से आरबीआई की क्वांटिटेटिव अप्रोच है ना। इसमें हमने क्या बोला, जो भी इसमें टूल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स बोलेंगे। और दूसरे में क्वालिटी कर रहा है, मतलब डीप में जा रहा है, सेक्टर्स में कर रहा है, किस सेक्टर में जरूरी है, किसमें अभी जरूरी नहीं है, उससे पैसे को निकाल के दूसरे में डाल रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्वालिटेटिव टूल्स। क्लियर हुआ बच्चा, किसान, क्लियर आप सबको। दूसरी बात, देखिए फिर बता रहा हूं आपसे मैं, इकोनॉमिक्स में जितने भी सवाल आए हैं मोस्टली नोट से आए, क्लास से आए, इस बार भी प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस में तो आते हैं। तो क्लास और नोट्स को अच्छे से करते रहो, यहीं से सवाल फंसेगा दोबारा, बताओ, इसको अच्छे से करते रहो। और जो मेरी मैपिंग क्लास चल रही है यूट्यूब पे लाइव, अभी मैंने कुछ 13-14 क्लासेस लिए हाफ एन आवर की, उसी से ही 4 सवाल आए हैं, मैं डालने वाला हूँ। 6 है, मैंने 4 देखे, बस आप बताओ 6 बता रहे हो, वो भी इसमें से है, मैं 4 आप 6 बता रहे, यानी कि 16 घंटे, कितने 16 नहीं 8 घंटे की वीडियो से 6 सवाल, 12 नंबर, 7 घंटे क्लास हुई है, 12 से आप 6 खुद बता रहे। तो जो कराया जा रहा है सवाल आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे कि आपको पूरा होलिस्टिक स्टडीज कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई। बस आपको करना क्या है, बैठ के पढ़ना है, जो बताऊं उसे पढ़, इतना पॉइंट है, इस पे ध्यान आपको रखना है। अब देखिए क्वांटिटी टूल्स कौन कौन से, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब क्या आपके क्वांटिटेटिव टूल्स हैं।
क्वालिटेटिव कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट रेशनिंग, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे, चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट करेंगे, सेम सीलिंग ऑन क्रेडिट, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट पॉइंट। कल मैंने आपसे बताया था कि सीआरआर क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज of a scheduled commercial bank held in India that it has to maintain as cash deposit with the Reserve Bank of India. आपकी टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का वो पार्ट, वो फ्रैक्शन जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं, कैश की फॉर्म में। किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। और मैंने कल आपसे बताया था, क्या पूछो? इंटरबैंक का निकाल दो, नेट आ गया। जो कल बताया था एक ही तो बात है। अरे तो इंटरबैंक निकाल दो ना, नेट आ गया। कल तो बताया था नेट एनडीटीएल क्या है, देखिए। हाँ, इंटरबैंक एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। भाई जितना भी हम डिपॉजिट बैंक के पास करा रहे हैं, मैंने कल भी डिस्कस किया था, वो जनरली दो तरह के होते, एक डिमांड और एक टाइम। डिमांड में आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? उसे आपको नहीं आ रहा मेरे से पूछ लेना, कुछ भी दिक्कत मेरे से पूछ लेना। करंट और सेविंग अकाउंट। टाइम में कौन सा हो गया? एफडी, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स और रेकरिंग डिपॉजिट। और मैंने कल ये भी डिस्कस किया था, मैक्सिमम डिपॉजिट किसमें ज्यादा? टाइम में, टर्म में होता है। जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट है, जो भी आप पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करा रहे हो, उसमें से 75-80% पैसा किस फॉर्म में? टाइम में है। और 20 किसमें? 25 डिमांड में है। ये पैसा आपने बैंक के पास डिपॉजिट कराया, मैंने कल ही बताया था, ये पैसा आपने बैंक के पास डिपॉजिट कराया, जो दो फॉर्म में है, डिमांड और टाइम। डिमांड वो नेट टाइम, डिमांड और टाइम। क्लियर? क्योंकि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, मतलब आपने लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए सेव करा, उससे आप कुछ इनकम कमाना चाहते हैं, वो 1 लाख रुपए आपने बैंक के पास एफडी करा दी 1 साल की, फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक आपको 1 साल के लिए बैंक कहता है हम 6% देंगे, यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए जमा कराया तो 1 साल बाद बैंक आपको वो पैसा 1,06,000 रुपए दे देगा। या फिर आपने फिक्स टाइम के लिए कराया, फिक्स टाइम पीरियड के लिए कराया, उसे क्या बोला हमने? फिक्स डिपॉजिट। डिमांड क्या होगा? सेविंग अकाउंट खुलवा लिया आपने, जिसको आप कभी भी मांग सकते हो, कभी विड्रॉ करा सकते हो। डिमांड डिपॉजिट में क्या है? आप कभी भी पैसा विड्रॉ करा सकते हो, कभी भी। डेबिट कार्ड है, चले गए, निकाल लिया, अकाउंट से निकलवा लिया पैसा चेक से। लेकिन एफडी में कब पैसा निकलवा सकते हो? जब आपकी एफडी मैच्योर होगी। अगर उससे पहले निकलवाओगे तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप सबसे? कोई डाउट है? तो भाई जितना भी डिपॉजिट है, ये सारा पैसा आपने बैंक को दिया है। और मैंने कल भी डिस्कस किया था, डिपॉजिट क्या होती है बैंक के ऊपर? लाइबिलिटीज होती है। आपने बैंक को पैसा उधार दिया, क्या होती है? लाइबिलिटीज। इसी पैसे को मीन बैंक आपको 5% पर पे, 5% पे आपसे पैसा ले रहा है। बैंक ये पैसा आपसे डिपॉजिट मान लो 5% पे ले रहा है, तो ये बैंक आपको 5% इंटरेस्ट पे करेगा, ब्याज दर पे करेगा। इसी पैसे को बैंक, मान लो 1000 रुपीज है, इसी पैसे को बैंक लोन में दे रहा है, कितने पे? 8% पे। कितने पे? 8%। तो ये लोन क्या कहलाता है? एसेट कहलाएगा, क्योंकि इस पे बैंक क्या है? इंटरेस्ट कमा रहा है, इनकम कमा रहा है। 5% पे आपसे लिया और इसी 1000 रुपए को 8% पे किसी और को दे दिया।
तो यानी कि 8 माइनस 5 3% है। ये क्या प्रॉफिट है बैंक का, ये एक तरह से बैंक की इनकम है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह से स्प्रेड भी बोलते हैं, SPREAD स्प्रेड। पॉइंट क्लियर। अब मान लो 1000 रुपीज दिए है, इसके साथ साथ बैंक, दूसरे बैंक मान लो PNB बैंक, ICICI बैंक, ये भी डिपॉजिट कराते होंगे। मान लो 100 रुपया इन्होंने डिपॉजिट कराया, तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 1100 हो गया। इंटरबैंक क्या हुआ, इंटरबैंक 100 रुपीज हुआ, ये बैंक ने जो आपस में करा कितना हुआ, 100 हुआ। तो NDTL का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, टोटल डिपॉजिट माइनस में इंटरबैंक डिपॉजिट। RBI की वेबसाइट पे या बैंकिंग वेबसाइट पढ़ोगे तो काफी टफ लिखा हो, जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल जान लो आपके लिए क्या है, टोटल डिपॉजिट में से इंटरबैंक की डिपॉजिट को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, NDTL आ जाएगा। तो कितना आया, 1000 आया, 1100 में 100 माइनस कर 1000 आया, तो क्या होगा आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इस, तो आप यही बोल सकते हो कि NDTL क्या होता है, आप ये बोल सकते हो ना कि भाई जो हम आम आदमी जो पैसा जमा करता है, जो हम लोग, बैंक नहीं, जो हम लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक के पास, उसे ही हम NDTL बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज है, समझने के लिए भी, सवाल निकालने के लिए। कोई टेक्निकल तर पूछेगा नहीं आपसे, जनरल सवाल पूछेगा तो आप निकाल सकते हो इससे। तो मैंने क्या करा, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो पार्ट आपके NDTL का, वो फ्रैक्शन आपके NDTL का जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म। पॉइंट क्लियर हुआ, कैश की फॉर्म में। कोई डाउट और से क्लियर हो रहा है, पक्की बात, तनु तमन्ना क्लियर हो रहा है, चलो। दूसरी बात, और मैंने क्या कहा था, एवरी फोर्टनाइटली चेक होता है ना, हर 14 डेज में क्या है, ये चेक होता है क्या, CRR। अभी कितना है, 4.5%। मान लो आपका जो NDTL है वो कितना है, ₹1000 है, कितना डिपॉजिट, कितना आपके पास, 1000 रुपए। तो इस 1000 का 4.5% बैंक को कहां रखना होगा, RBI के पास रखना, यानी कितना, 45 रुपीज, 45 रुपीज क्या रखना होगा, एज अ CRR RBI के पास रखना होगा, कैश के फॉर्म में। पॉइंट क्लियर भाई, यार अच्छा बनाओ भाई, भगवान ने फसले दी है, हंसो थोड़ा, या चेहरे अच्छे नहीं मानते, भगवान ने अच्छे दिए, या कोसते रहते कि क्या चेहरा दे दिया, ठीक है, दिए भी अच्छे दिए भाई, सबको अच्छे दिए चेहरे भाई, ठीक है, एवरीवन हैज अ ब्यूटीफुल फेस भाई, ये भी बात, ठीक है, ये वो दूसरे के बेस में जाओ ना, दूसरा क्या बोल रहा है आपके बारे में, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस भाई, तो उसके ऊपर ऐसे पसंद आ रहा नहीं आ रहा। बहुत इमोशनल हो गए सर, 45 रुपए। अब एवरी 14 डे चेक होता है, यानी कि 14 डे, यानी कि 14 डे के बाद मान लो ये इंक्रीज हो गया, डिपॉजिट कितना हो गया, 2000 रुपए, कितना हो गया, 2000। अब इस 2000 का 4.5% रखना है ना, वो कितना होता है, 90 रुपीज। इस 90 रुपीज, लेकिन आपने 45 पहले से रखा हुआ है, तो और कितना रखना पड़ेगा, 45 बैंक और दे देगा। तो 14 डे के बाद बैंक चेक करेगा कि भाई मेरा आज के दिन डिपॉजिट कितना है, तो अगर वो डिपॉजिट बढ़ जाएगा, तो जितना बढ़ा है उस बढ़ने के अकॉर्डिंग उसका 4.5% बैंक और ज्यादा जमा कर देगा, किसके पास, RBI के पास। तो कितना और दे देगा, 45 रुपीज और प्लस कर देगा 11 रुपए।
और अगर ये 1000 से ये 500 हो गया, 1000 कितना हो गया, 500 हो गया, तो अब कम हुआ है ना, अब डिपॉजिट क्या हुआ है, कम हुआ है। अब इसका 4.5 रखना है, अब इसका 4.5 रखना है, वो कितना होगा, 22.5 होगा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो बैंक ने ज्यादा रखा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग बैंक ने ज्यादा रखा हुआ है, तो क्या करेगा बैंक, पैसा निकाल, 22.5 यहां से माइनस कर लेगा, निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें, ज्यादा होगा तो बढ़ा देंगे, दे देंगे, अगर कम हुआ है डिपॉजिट तो जितना रिमेनिंग है वो निकाल, हर 14 डे में चेक कर। दूसरा मैंने आपसे क्या बताया भाई, मान लो डिपॉजिट आज 1000 रुपए है, सडनली कल कोई ऐसा कस्टमर आ गया, उसने एकदम पैसा बढ़ा दिया, एकदम ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, ये केस हो सकता है, लेकिन सीआरआर तो हर 14 डे के बाद चेक होगा। सडनली क्या हुआ, डिपॉजिट इंक्रीज हो सकता है, और उसी समय मान लो कि बैंक की किस्मत खराब है, आरबीआई की इंस्पेक्शन हो गई, आरबीआई ने बैलेंस शीट मांग ली, नहीं सकता, सिंपल सोचो भाई। लेकिन जैसी आरबीआई ने बैलेंस शीट मांगी, इसके हिसाब से तो डिपॉजिट ज्यादा है, सीआरआर कम है, तो आरबीआई पनिश कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, बैंक जो है जनरली अगर 4.5 का प्रोविजन है ना, तो बैंक या तो 4.6 रखेगा या 4.7 या 7.5 रखेगा, थोड़ा रिजर्व एक्सेस में रखता है, थोड़ा सा ज्यादा रखता, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो आरबीआई उनको पेनलाइज कर दे, कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो इससे क्या बोलते हैं हम, एक्सेस रिजर्व। और जनरली बैंक से अपने वोल्ट कैश अपनी तिजोरी में रखता है जनरली। पॉइंट क्लियर आपको, एक्सेस रिजर्व फ्रॉम